कॉलेज जाते जाते एक लड़का और एक लड़की आपस में एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। ये बात तब थी जब दोनों एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं। ये बात तब थी जब दोनों की जाति एक थी और गोत्र भी एक होता है। लेकिन इस बात का जब पता घर वालों को लग जाता है तब उनकी मिलने पर रोकथाम लग जाती है। लेकिन उनको आदत लग गई थी एक दूसरे से बात करने की, एक दूसरे के साथ संबंध बनाने की। उन्होंने बारी बारी से एक दो नहीं 7 कत्ल कर देते हैं। 7 कत्ल करने के बाद फिर वो दोनों आपस में बातचीत करते हैं और कहते हैं कि जिस बात के लिए, जिस काम के लिए घर वाले रोकते थे, अब तो हमारे पास पूरी की पूरी आज़ादी है, कोई रोकने वाला है ही नहीं, तो क्यों ना इसे भी कर लिया जाए। वहीं पास में लाश पड़ी हुई है। लाश के बिल्कुल बगल में बैठकर उस लड़की ने उसके साथ जो भी गंदा काम कर सकते थे, अपनी हवस मिटा सकते थे, हवस मिटाई ये सोचकर कि शायद अब कोई उन्हें रोकेगा नहीं। लेकिन कहते हैं कि कत्ल को कितने भी शातिर तरीके से क्यों ना कर लिया जाए, आखिरकार कातिल पकड़ा ही जाता है। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। कातिल पकड़े जाते हैं। पकड़े जाने के बाद वो कभी दोबारा फिर एक दूसरे से मिल नहीं पाए। जिस काम के लिए, जिस वजह के लिए उन्होंने 7 कत्ल किए थे, फिर वो ना कभी एक दूसरे से मिल पाए और ना ही कभी एक दूसरे के साथ संबंध बना पाए। इस घटनाक्रम के बारे में जब लोगों को पता चलता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई हवस की आग में कोई इतना अंधा कैसे हो सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश का एक ज़िला है रोहतक, और रोहतक का ही एक थाना लगता है सदर पुलिस स्टेशन। उसी का गांव लगता है कबूलपुर। बात कर रहा हूँ 15 सितंबर 2009 की सुबह लगभग 7 बजे के आसपास का वाक़या रहा होगा। गांव के ही एक रिटायर्ड शिक्षक होते हैं जिनकी उम्र लगभग 62 या 63 साल के आसपास रही होगी। नाम उनका तकदीर सिंह होता है। तकदीर सिंह अपने जो पशु जहां बंधे होते हैं, घेर होता है, उस घेर से सीधा घर पहुंचते हैं सुबह 7 बजे के आसपास। दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी लेकिन दरवाज़ा खुलता नहीं है। आखिरकार जब ज़ोर से धक्का देते हैं तो दरवाज़ा खुल जाता है। दरवाज़ा खुलने के बाद वो देखते क्या हैं कि जो उनका बेटा है जिसका नाम सुरेंद्र होता है और बेटे की जो पत्नी है जिसका नाम प्रोमिला होता है। प्रोमिला और सुरेंद्र दोनों ही एक चारपाई पर लेटे हुए हैं। इस बात को देखते हुए उन्हें गुस्सा आता है। कहते हैं कि दिन निकल आया है लेकिन तुम्हारी अभी नींद पूरी नहीं हुई है। गुस्से में अपने बेटे को कई बार आवाज़ लगाते हैं लेकिन बेटा उनका जागता नहीं है। इस बात पर उन्हें और गुस्सा आ जाता है। उसके पास जाते हैं, छड़ी से उसे हिलाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन जब कोई मूवमेंट नहीं होता है तो वो रिटायर्ड शिक्षक अपने बेटे की इस दशा को लेकर थोड़ा परेशान हो जाते हैं। अपने ही बेटे का जब हाथ पकड़ते हैं, हाथ पकड़ने के बाद देखते हैं तो उसकी नब्ज़ नहीं चल रही थी। अब यहाँ से थोड़ी घबराहट शुरू हो जाती है। पास में ही उसकी पत्नी लेटी हुई थी बेटे की, प्रोमिला जिसका नाम होता है, 35 साल जिसकी उम्र होती है। उसके भी हाथ की नब्ज़ टटोल के देखते हैं तो उस रिटायर्ड शिक्षक की हालत बद से बदतर हो जाती है। सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आंखों से आंसू एकदम से ही टपकने शुरू हो जाते हैं और इसके बाद वो जितनी ज़ोर से रो सकते थे, जितनी ज़ोर से वो चीख कर लोगों को बुला सकते थे, उतनी ही ज़ोर से बुलाते हैं क्योंकि घर में आंगन में 2 लाशें पड़ी हुई हैं। बस उनका शोर सुनते हैं। शोर सुनने के बाद जो आसपास के लोग होते हैं, घरों के लोग होते हैं, वो भी जब घर की तरफ दौड़ के आते हैं तो बस यहाँ का मंजर देखने के बाद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसकी आंख में आंसू नहीं थे। हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है। तभी पुलिस को सूचना दी जाती है। लगभग 7:15 बजे के आसपास पुलिस के पास फ़ोन पहुंच जाता है। पूरे ज़िले में वायरलेस हो जाता है कि गांव कबूलपुर के अंदर, जो कि सदर पुलिस स्टेशन में लगता है, ज़िला उसका रोहतक है, और वहां पर एक दो नहीं 7 कत्ल हो गए हैं। 7 कत्ल की सूचना सुनने के बाद एसएचओ प्रीतम सिंह, साथ ही सब इंस्पेक्टर बलजीत सिंह, एएसआई रामचंद्र, एएसआई दर्शन सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचते हैं। उच्च अधिकारियों को भी सूचना दी जाती है। उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं। एफएसएल टीम आती है, डॉग स्क्वाड आते हैं और फॉरेंसिक टीम। ये सब टीमें आने के बाद अपने अपने स्तर से जांच पड़ताल करना शुरू कर देती हैं। देखा जाता है कि आंगन में चारपाई है। चारपाई पर सुरेंद्र जिसकी 40 साल की उम्र है, उनकी पत्नी प्रोमिला जिनकी उम्र 35 साल है, उनकी दोनों की लाशें पड़ी हुई हैं। इसके बाद एक कमरे में जाते हैं। कमरे में 4 बालक हैं। एक लड़के का नाम, जिसका नाम अरविंद है, अरविंद लगभग 18 साल की उम्र है। एक लड़की का नाम सोनिका है जिसकी उम्र 14 साल के आसपास है। मोनिका है जिसकी उम्र लगभग 11 साल के आसपास है। विशाल है जिसकी उम्र लगभग 8 साल के आसपास है। दरअसल जो रिटायर्ड शिक्षक है उसको 3 लड़के होते हैं। एक लड़के का नाम होता है सुरेंद्र जो सबसे बड़ा वाला बेटा होता है, और उसके बाद उसका दूसरा बेटा होता है भूपेंद्र जो कि फौजी होता है, और तीसरा बेटा होता है करमबीर सिंह उर्फ लीला होता है। यहाँ पर वो 2 बेटे उसके एक साथ रहते हैं, जो फौजी है और सबसे बड़ा वाला बेटा है। यहाँ फौजी के
तीन बच्चे होते हैं, जिसमें सोनिका, मोनिका और विशाल, जिनकी उम्र लगभग 14 साल, 11 साल, 8 साल के आसपास होती है। फौजी इस घर में इसलिए रहता है क्योंकि फौजी की पत्नी मर चुकी है और उसकी ड्यूटी रहती है। तीनों बच्चे अपने ताऊजी के साथ रहते हैं। अब जो सुरेंद्र है उसको एक बेटी है जिसका नाम सोनम उर्फ सोनू है। साथ ही उसका एक बेटा है अरविंद, जिसकी उम्र 18 साल के आसपास है। इन्हें ढूंढा जाता है कमरे में, एक कमरे में ये मिलते हैं, मतलब 4 बच्चे मिलते हैं। एक आंगन में पति और पत्नी मिलते हैं। फिर घर के ठीक सामने एक घर और है, वहाँ पर ये रिटायर्ड शिक्षक की पत्नी होती है, इसका नाम भूरी देवी होता है। 60 साल की जिसकी उम्र थी, उसकी भी लाश पड़ी हुई थी। एक ही घर के अंदर 7 लाशें हैं। अब वो पुलिस ने, परिवार वालों ने उस लड़की को ढूंढना शुरू कर दिया जिसका नाम सोनम उर्फ सोनू होता है। पता चलता है कि वो बाथरूम के अंदर बंद है। उसे बाथरूम के अंदर से जब निकाला जाता है तो वो बेहोशी की हालत में मिलती है। घर की छत पर 2 मिस्त्री काम कर रहे थे, इलेक्ट्रीशियन, जिसमें एक का नाम सुनील होता है और दूसरे का नाम मनोज होता है। उनकी भी हालत ख़राब थी, उनके मुंह से भी झाग आ रहे थे। अब उन्हें भी तत्काल प्रभाव से यहाँ से पुलिस वाले PGIMS रोहतक में भर्ती कराया जाता है। वहाँ भर्ती कराने के बाद अब पूरे इलाके में इस घटनाक्रम की गूंज फैल जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार इस 7 हत्याकांड को किसने अंजाम दिया है। तभी जो प्रोमिला होती है, जो बड़े वाले बेटे की पत्नी होती है, उसका मामा चंद्रभान आता है और चंद्रभान आने के बाद पुलिस में शिकायत करता है। कहता है कि साहब, जो उसकी भांजी है, उसके ससुर यानी कि रिटायर्ड हुए थे साल 2007 में, उनको कुछ पैसा मिलता है और इसी पैसे के बंटवारे को लेकर सबसे बड़े वाले बेटे सुरेंद्र और सबसे छोटा बेटा करमबीर सिंह उर्फ लीला, इनके बीच में विवाद रहता था और विवाद की वजह से ही उसके सबसे छोटे बेटे ने पूरे परिवार की हत्या कर दी है, जिसमें अपने बीच वाले भाई के भी 3 बच्चों को मार दिया है। उसने इसके अपने भैया भाभी को मार दिया है, साथ ही अपनी माँ को मार दिया है। जब इस तरह की बात पुलिस के पास पहुंचती है, पुलिस इस मामले में इसी आधार पर FIR दर्ज कर लेती है। पुलिस अभी इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी ही थी कि जो रिटायर्ड शिक्षक होते हैं, जिनका नाम तकदीर सिंह होता है, तकदीर सिंह सीधा पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस से कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है इस पूरे हत्याकांड के अंदर जो मेरी पोती है, जिसका नाम सोनम उर्फ सोनू है, जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास है, वो कहीं ना कहीं इसके पीछे जिम्मेदार है। वो पूछते हैं कि ऐसा क्यों। वो कहते हैं कि वो BA पार्ट 1 में पढ़ाई कर रही थी नेकी राम शर्मा राजकीय महाविद्यालय रोहतक से, और इसी विद्यालय में जब पढ़ने जाया करती थी तो पड़ोस का एक लड़का है जिसका नाम नवीन उर्फ मोनू, जिसके पिता का नाम कपूर सिंह होता है, जो कि एपटेक कंप्यूटर सेंटर में जाकर पढ़ाई करता था और पढ़ाई के दौरान ही इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोस्ती इनकी प्यार में बदल जाती है। परिवार ने जब रोका तो रोकने के बाद ये नहीं रुक रहे थे। उन्हें अपनी पोती पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है क्योंकि वो चरित्र की बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। जब इस तरह की बात आती है तो पुलिस सक्रिय होती है। सोनम, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी, उसको PGIMS में एडमिट कराया गया था और उधर जो 2 इलेक्ट्रीशियन घर में काम कर रहे थे, सुनील कुमार, मनोज कुमार, उनकी भी हालत ख़राब चल रही थी। 7 लाशों को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पता चला कि कोई नशीला पदार्थ दिया गया था। नशीला पदार्थ देने के बाद उनके गले पर एक जैसा निशान था, जैसे कि एक ही रस्सी से सबका बारी बारी से गला घोटा गया हो। आखिरकार इस काम को किसने अंजाम दिया है, पुलिस के लिए इस सवाल का जवाब तलाशना था। पुलिस अपने हिसाब से काम कर रही थी। दोनों ही थ्योरी, जिसमें प्रोमिला के जो मामा होता है चंद्रभान, उसकी शिकायत पर मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया था, लेकिन दादा ने जो कहानी सुनाई थी, अब पुलिस उस मामले पे भी सक्रिय हो जाती है। आखिरकार पुलिस ने 1-2 दिन के बाद नवीन उर्फ मोनू को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उससे जब पूछताछ करना शुरू किया जाता है तो वो कबूल कर लेता है कि कॉलेज में आते जाते उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है इसका पता ही नहीं चलता। लगभग 1.5 साल पहले ये इनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन अक्टूबर 2008 से इन दोनों के पहली बार जब संबंध बने थे, इसके बाद इन्हें संबंध बनाने की आदत बन जाती है। एक बार इसकी माँ को, लगभग 7-8 महीने की पहले ही बात है, प्रोमिला को, जो कि सोनम उर्फ सोनू की माँ होती है, उसको पता चल जाता है और जैसे ही पता चलता है तो अपनी बेटी से कहती है, यदि तुम्हारे पिता को यह बात पता चली कि तुम्हारा पड़ोस के उस नवीन से तुम्हारा संबंध चल रहे हैं तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। माँ ने जैसे ही ये बात कही तो वो लड़की सकपका जाती है। वो अपने दोस्त से बात करती है, क्योंकि दोनों का गोत्र एक होता है, दोनों की जाति एक थी, दोनों जाट समुदाय से बिलोंग करते हैं। इनकी जाति के देखने के बाद फिर इन दोनों में कहीं ना कहीं रोकथाम लगने लगती है। हद नहीं बल्कि लड़की की जो पढ़ाई थी उसको रोक दिया जाता है ताकि वो उससे लड़के से ना मिले। इस बात का अभी सिर्फ घर वालों को ही पता था, लेकिन इन दोनों ने मिलने की जो भी जतन होते थे वो तमाम कोशिशें करते थे। पुलिस की इस तरह की जांच पड़ताल में आता है। अब पुलिस ने जब इससे पूछताछ करना शुरू किया है तो उसके बाद पता चलता है कि इस घटनाक्रम से लगभग 25-26 दिन पहले ही इन्होंने प्लान किया कि क्यों ना परिवार को ख़त्म कर दिया जाए, पूरे परिवार को मार दिया जाए,
मार देंगे तो कोई देखेगा नहीं, उसके बाद फिर पूरी आज़ादी होगी और उसके बाद इस तरह का काम कर लेंगे। क्योंकि चचा में और लड़की के पापा में अक्सर विवाद रहता था ज़मीन बंटवारे को लेकर। जैसे ही दादा रिटायर होते हैं, पैसे मिलते हैं, तो बड़े वाले बेटे के लिए कुछ प्लॉट के भी इंतजाम कर दिया था, साथ कुछ नगद दे दिया था। लेकिन छोटे वाला बेटे को शायद ऐतराज़ था कि उसको ज़्यादा दिया है, मुझे कम दिया है। दादाजी बड़े वाले बेटे के साथ रहते थे और जो बीच वाला बेटा फौजी है वो भी साथ ही रहता था, क्योंकि फौज में काम कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है। उसके 3 बच्चे दादी दादा के साथ ही रहते थे। आखिरकार विवाद रहता था और उस लड़की ने इस विवाद का ही फ़ायदा उठाया, ऐसा पुलिस की जांच में आया। अब 12/9/2009 को ये लड़का जो नवीन होता है वो अपने दोस्त के पास जाता है। दोस्त जिसका जो छारा गांव में रहता है, जो कि मामा जहां रहते हैं उसके, वहां पर दोस्त होता है जसवीर। जसवीर उर्फ जस्सू से कहता है कि मुझे कुछ गोलियां चाहिए, नींद की गोलियां। वो पूछता है कि क्या करोगे, उसने कहा कि मुझे ज़रूरत है। लगभग वो 100 गोलियों का इंतजाम करता है। इसके लिए 400 रुपये खर्च होते हैं और 100 गोली का इंतजाम करता है ओमवीर उर्फ काला से। गोली मिल जाती हैं उनको, बारीक बारीक तरीके से वो पिसाई करता है। पिसाई करने के बाद 14 अक्टूबर 2009 को वो उस लड़की को दे देता है, जो उसकी प्रेमिका होती है सोनम उर्फ सोनू। उसको दे देता है, उससे कहता है कि ठीक है तुम अपना काम कर देना। अभी लड़का और लड़की जो होते हैं, इन दोनों की फ़ोन पे भी बातचीत हुआ करती थी। फ़ोन पे बातचीत होने के दौरान ही रात के जैसे 8 बजे के आसपास बजते हैं तो वो कहती है कि मैंने आज जो खाना बनाया था, यानी कि घर में जो खाना बना था, लौकी बनी थी, साथ ही रोटी बनी है और दूध जो सब घर वाले पीते हैं, उसमें वो सब की सब गोलियां मिला के दे दी जाती हैं। उसी दिन घर में इलेक्ट्रीशियन भी काम कर रहे थे और इलेक्ट्रीशियन को भी खाना दिया जाता है। जो लड़की का बड़ा छोटा भाई होता है, इसका नाम अरविंद होता है। अरविंद उस खाना देने के लिए जाता है और ऊपर वाली मंजिल पर वो मज़दूर दोनों आराम से वो खाकर, सुनील और मनोज दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। लेकिन लड़की रात के लगभग 10 बजे के आसपास वो कहती है कि घर के तो लोग सब सो चुके हैं, लेकिन जो मज़दूर जो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन काम कर रहे हैं वो अभी जागे हुए हैं। आखिरकार उनके भी इसका जो नींद की गोलियों का असर था उन दोनों इलेक्ट्रीशियन पे भी होने लगता है। वो ऊपर की मंजिल पर आराम से सो जाते हैं। रात के 10 बजे के बाद वो आता है दोस्त उसका, इसका प्रेमी, जिसका नाम नवीन उर्फ मोनू होता है। उसके आने के बाद सबसे पहले उसके पिता और उसकी माँ के पास जाता है। उन दोनों की गला घोंटकर वो दोनों मिलकर हत्या कर देते हैं। इसके बाद वो कमरे में जाते हैं, कमरे में जहाँ पर जो प्रेमिका होती है उसके चचेरी बहन सोनिका, मोनिका और चचेरा भाई विशाल और सगा भाई अरविंद, ये चारों सोए हुए थे। इन चारों की वो गला घोंटकर हत्या कर देते हैं। यानी कि पहले माता पिता को, फिर 4 बहन भाइयों को मारते हैं। इसके बाद जो सामने घर होता है वहाँ पर दादी सोई होती, दादी इनकी भूरी देवी, जिसकी उम्र लगभग 60 साल के आसपास होती है। अब घर का एक एक सदस्य है वो मर चुका है। अब दादी को भी ये गला घोंटकर इसी तरकीब से मारते हैं जिस तरकीब से उन्होंने बाकी सब लोगों को मारा था। अब प्रेमी और प्रेमिका दोनों आपस में बातचीत करते हैं कि अब तो रोकने वाला कोई है नहीं, टोकने वाला कोई है नहीं, तो क्यों ना संबंध बनाए जाएं। फिर उसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ वो अपनी हवस, अपनी भूख मिटाते हैं। मिटाने के बाद जब पुलिस की जांच में आता है तो पता चलता है कि इन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाए थे, संबंध बनाए थे। आखिरकार पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल करती है। जांच पड़ताल करने के बाद जो सबूत जुटाती है, सबूत जुटाने के बाद इनके खिलाफ वो सबूत पाए भी जाते हैं। अब इस मामले की जांच पड़ताल होती है। जांच पड़ताल होने के बाद जब मामला ट्रायल कोर्ट में जाता है तो ये दोनों इस बात कहते हैं कि हम दोनों की सिर्फ दोस्ती थी, प्यार मोहब्बत तो कुछ था ही नहीं, हमें ज़बरदस्ती फंसाया गया है। चाचा ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया था, दादा ने अपने बेटे को बचाने के लिए पूरी कहानी गढ़ दी थी और पुलिस भी इसमें मिली हुई थी। कुछ इस तरह की बात करके तमाम तरह की बहाने लेते हैं, लेकिन अदालत सबूतों के आधार पर, जो भी गवाह थे या फिर वकीलों की जिरह के आधार पर 14 सितंबर 2014 की बात है, ये फांसी की सज़ा का हुक्म सुनाया जाता है। और ओमवीर उर्फ काला, जिससे क्या गोलियां खरीदी गई थी, दवाइयां ली गई थी, उसको बरी कर दिया जाता है। उसमें कुछ ऐसा लगता है कि शायद इतना बड़ा दोष उसका है नहीं। साथ ही इन लोगों को लगता है कि हमारे ऊपर जुल्म हुआ है। ये हाई कोर्ट में अपील करते हैं और हाई कोर्ट में अपील करने के बाद लगभग 4 साल के बाद 17 जुलाई 2018 को फांसी की सज़ा को बरकरार रखा जाता है। लेकिन जिसके माध्यम से, जिस दोस्त यानी कि जसवीर उर्फ जस्सू के माध्यम से जो गोलियों का इंतज़ाम किया गया था, उसको भी बरी कर दिया जाता है। और वक्त कुछ आगे बढ़ता है, ये सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है। 12 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट इनकी फांसी की सज़ा पर स्टे लगा देता है। अभी आगे उसमें आगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ये तो खैर कोर्ट ही डिसाइड करेगा। लेकिन जिस तरह से प्रेमी और प्रेमिका ने मिलने के बाद, जिनका गोत्र एक होता है, जिनकी जाति एक होती है, उन्होंने अपनी हवस को मिटाने के लिए, इस तरह की मीडिया रिपोर्ट में भी साफ साफ आया था कि इन्होंने अपनी हवस मिटाने के लिए ही अपने 4 बहन भाई, माता पिता और दादी को उस लड़की ने मार के मौत के घाट उतार दिया था। जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार सोनम उर्फ सोनू
लड़की जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास होती है, वो इस घटनाक्रम को ऐसे कैसे अंजाम दे सकती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सोने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि कत्ल को करने वाले ये बहुत बार सोचते भी होंगे, या फिर किसी अपराध को करने वाले सोचते होंगे कि हम शायद कभी पकड़े नहीं जाएंगे। जब ये जेल जाते हैं उसके बाद फिर कभी ना दूसरे से मिलते हैं, ना कभी इनका मिलन होता है, और इसी मिलन के लिए, इसी हवस मिटाने के लिए इन्होंने 7 कत्ल कर डाले थे। तो जाते जाते आज भोलानाथ पटेल हैं जो कि प्रयागराज के रहने वाले हैं, साथ ही फारिक उस्मान खान हैं, आज इनका भी जन्मदिन है। साथ ही रिया राजपूत जो कि गुजरात से हैं, इनका 2 दिसंबर को जन्मदिन था। इन सभी को जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही हरकुंडा बिहार के रहने वाले प्रदीप यादव हैं, पानीपत से हरिनंदन, मुंबई से गुफरान अहमद हैं, फरीदाबाद से गुड़िया हैं, झारखंड से शाहगंज मजरूल शेख हैं, आगरा से प्रिया चौहान, सतना मध्य प्रदेश से उदित सिंह, शहबाज शेख, महोबा से नारायण दास प्रजापति, दिल्ली से सरोज अख्तर, उनका बेटा है इब्राहिम, नोएडा से नुजहत हैं, बिहार से संजीत कुमार हैं, अमरोहा से शान आलम गुलशेर, राजस्थान सीकर से अजीत रनवा और गंगेरुआ बुलंदशहर से सलीम। इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।